कुछ डर सिर्फ एक रात में नहीं बसते, वो धीरे धीरे हमारे भीतर उतरते हैं। जैसे सर्द हवा किसी बंद कमरे की दीवारों से अंदर आती है। कभी वो डर किसी सुनसान बाग के पुराने कुएं से उठती ठंडी सीलन में छुपी होती है, तो कभी किसी वीराने रास्ते पर ठप ठप करते कदमों के पीछे। ये कहानियां अलग अलग हैं, अलग अलग जगह की है, पर उस सन्नाटे की खामोशी बिल्कुल एक जैसी है, जो धीरे धीरे भीतर उतरती है और फिर कभी नहीं जाती। दोस्तों, आज की पहले भौतिक घटना को हम सतीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। यह बात करीब 2004 की है। उस वक्त मेरी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास एक छोटे से स्टेशन पर हुई थी, जिसका नाम था खोराबाद रोड। स्टेशन बहुत ही छोटा था, जहाँ दिन भर में सिर्फ 3 पैसेंजर ट्रेन ही रुकती थी। मेरी जिम्मेदारी रेलवे लाइन की सिग्नल और ट्रैक की देखरेख थी, खासकर उस हिस्से की जो खेतों और आम के बागों के बीच से होकर गुजरता था। उस दौरान नवंबर का आखिरी हफ्ता था और मौसम में ठंडक थी। हवा में सर्द नमी थी जो बदन में धीरे धीरे समा रही थी। उस स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी क्वार्टर था, जहां मुझे रुकने के लिए कहा गया था। उस क्वार्टर के पीछे एक बड़ा आम का बाग था, घना और एकदम सुनसान। हालांकि मुझे ऐसे माहौल की आदत कभी नहीं थी, इसलिए पहले दिन से ही मुझे वहां कुछ अजीब सा एहसास हुआ। शाम ढलते ही जैसे पूरा इलाका थम जाता था। आम के पेड़ों की छाया में एक गहराती खामोशी थी, जो कभी कभी हवा में सरसराहट से टूटती थी। मैंने सोचा शायद ये नए माहौल का असर है या फिर मेरी थकान का, लेकिन वो बेचैनी धीरे धीरे हर रात बढ़ने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद करीब दूसरे हफ्ते की एक रात मेरी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि खिड़की के पास से मैंने एक आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई पानी में पत्थर फेंक रहा हो। हालांकि मैंने तब तक उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जब तक वो आवाज़ लगातार नहीं आने लगा। जब मैंने उन आवाज़ों को सुनकर खिड़की को खोला तो बाहर कोई नहीं था। इसलिए मैं ये सोचकर दोबारा सोने चला गया कि शायद वो कोई जानवर होगा। लेकिन अगले दिन की सुबह जब बाग के किनारे में टहलने गया तो वहाँ के मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान अंदर की ओर जा रहे थे, ना कि बाहर की ओर आ रहे थे। ये बात मेरे लिए बेहद चौंकाने वाली थी। पर फिर उसी रात को फिर से वही चींटों की आवाज़ आई, इस बार और तेज, जैसे कोई पानी में छलांग लगा रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैंने तय किया कि मैं अगले दिन बाग में जाकर देखूंगा कि आखिर वो सब आवाज़ें क्यों हो रही है। अगले दिन काम खत्म करते करते शाम का समय हो चुका था, इसीलिए शाम के समय ही मैं वहाँ पहुँचा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पेड़ों के बीच झाड़ियों के पीछे मुझे एक पुराना कुआं दिखा। ईंटें काली पड़ी थी, ऊपर झाड़ियाँ जमी थी और वहाँ से बदबू सी उठ रही थी। लेकिन उसमें हैरानी की बात ये थी कि वो कुआं सूखा नहीं था, जबकि सब कहते थे कि वो सालों से खाली है, जबकि उसमें हल्का पानी अब भी था और उसके अंदर से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। और पता नहीं क्यों उस पल के बाद से ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिन भर बाग में देखे गए कुएं की छवि बार बार मेरे जहन में लौट रही थी, लेकिन डर का एक हल्का सा पर्दा हर शाम गहराने लगता। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद जब मेरे भीतर की बेचैनी ने ज़्यादा हावी होना शुरू किया, तब मैंने वहाँ के एक पुराने मिस्त्री से बात की
जो कई सालों से ट्रैक का काम कर रहा था। जब मैंने उससे उस बाग और उस कुएं के बारे में पूछा तो वो बात घुमा गया। सिर्फ इतना बोला कि बाग में अकेले ज्यादा देर मत रुकना, बाकी सब बढ़िया है। लेकिन उसकी आंखों में एक दबी हुई घबराहट थी, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। हालांकि काम के दौरान मैं अक्सर इन बातों को भूल जाया करता था, पर रात होते होते ये सब मेरे दिमाग में हावी हो जाती थी। पता नहीं क्यों मगर मेरा पूरा शरीर भारी हो जाता था। और फिर अचानक आधी रात के करीब मुझे खिड़की के पास से फिर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इस बार किसी के नंगे पांव चलने की थी। बाहर देखा तो वही गीले पैरों के निशान दीवार से होते हुए बाग की ओर जा रहे थे। ये सब मैं अपने आंखों से साफ देख पा रहा था, इसलिए उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आसपास देखा तो ऐसा कोई नहीं था जिसके निशान वो हो सकते थे। अब मुझे वहां रहना असहज लगने लगा था। रातों को बेचैनी और अजीब सपनों ने घेर लिया था। पर एक रात डर की सीमा तो पार ही हो गई। पता नहीं कैसे मैं रात को बेसुध होकर उसी कुएं के पास जाकर मैं गिर पड़ा। सुबह हुई तो मैं वहीं पड़ा हुआ था। मुझे ये याद नहीं था कि मैं वहां कैसे पहुंचा और आखिर मैं वहां क्यों गया था। मेरे वहां मिलने की बात धीरे धीरे मेरे बाकियों के कर्मचारियों में भी फैल गई और फिर धीरे धीरे उस मिस्त्री के पास भी ये बात पहुंच गई जिससे मैंने उस कुएं के बारे में पूछा था। इसलिए अगली बार जब उससे बात हुई तो मुझे पता चला कि करीब 1983 में उस कुएं में एक औरत को पारिवारिक झगड़े के दौरान धक्का दे दिया गया था। तब से वो कुआं बंद कर दिया गया और वहां के लोगों का ये भी मानना है कि वहां उस औरत की आत्मा अब भी भटकती है। यहाँ तक कि वहां के कई लोगों ने उस औरत को उस कुएं के पास भटकते हुए भी देखा है। इसलिए वहां के लोग अक्सर दोपहर के वक्त भी उस आम के बाग में आने से कतराते हैं। हालांकि अगर मैं पहले इन सब बातों को सुनता तो शायद मैं इन्हें अंधविश्वास मानकर इन्हें नकार देता। पर अब जब मेरे साथ बहुत ही डरावनी घटनाएं घट चुकी थी तो ऐसे में मैंने वहां रहना ठीक नहीं समझा और जितनी जल्दी हो सके वहां से तबादले की अर्जी दे दी। हालांकि तबादला होने में मुझे थोड़ा समय लगा, पर वो थोड़ा समय भी मेरे लिए सालों के बराबर था, क्योंकि वहां का समय जैसे ठहर गया था। आज भी जब मैं किसी आम के बाग के पास से गुजरता हूँ तो मुझे उसी आम के बाग की याद आ जाती है और उस कुएं की जिसकी ठंडी हवा, चींटों की आवाज और गीले पैरों के निशान ने मेरी नींदें छीन ली थी। दोस्तों, सतीश जी के इस घटना के कुछ सालों बाद एक और शख्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही एक घटना हुआ, पर एक अलग जगह पर। एक ऐसा घटना जो अब भी दिमाग सुनकर देता है। इस बार की कहानी उत्तर प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के सीवान जिले के एक गांव से शुरू होती है, जहां एक पुरानी लोक कथा यानी कि बिना सिर वाले घुड़सवार की धीरे धीरे हकीकत बनती गई। इसलिए बिना किसी देरी के इस घटना को हम नवल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी पहली पोस्टिंग बिहार के एक छोटे से इलाके में हुई थी। वो इलाका जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था और वहाँ का मौसम कुछ अलग ही था। दिन में गर्मी और धूप, लेकिन शाम होते ही जैसे हवा ठंडी पड़ने लगती थी और हर ओर एक रहस्यमय सन्नाटा छा जाता था। मेरे क्वार्टर से लगभग 1-8 किलोमीटर की दूरी पर एक पुरानी कच्ची सड़क थी जो एक बस्ती को जंगल के भीतर के इलाके से जोड़ती थी। उस रास्ते से होकर रोज मुझे
वापस लौटना होता था। शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य तो लग रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसे लगता जैसे रास्ता हर दिन और सुनसान होता जा रहा है। इसी दौरान एक रात जब मैं अपने ड्यूटी से लौट रहा था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जो आज तक मैं नहीं भूल पाया। वो रात बिल्कुल अंधेरी थी। आसमान में चांद तो दूर, तारे तक नजर नहीं आ रहे थे। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ अंधेरे में किसी साए के तरह खड़े थे, पर उनमें से किसी भी पत्तों की आवाज नहीं आ रही थी। वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। ऐसा सन्नाटा था जो कानों में गूंजता था। ये सब देखकर अंदर थोड़ा घबराहट हुआ, इसलिए मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। पर जैसे ही मैं आधे रास्ते तक पहुंचा, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई भारी कदमों के साथ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। ठप ठप की आवाज़। उस आवाज़ के कानों में पड़ते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे पीछे कुछ नहीं दिखा। इसलिए सोचा कि शायद वो आवाज़ मेरा भ्रम होगा, इसलिए मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब वो ठप ठप और तेज होने लगी, जैसे कोई मेरे करीब आता जा रहा था। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ जमीन पर किसी जानवर के खुरों की आवाज़ है, जैसे कोई घोड़ा। लेकिन इस रास्ते पर रात को कोई घोड़ा आखिर क्या करेगा? उस वक्त मैं यही सोच रहा था। हालांकि मैं ये सब सोचते सोचते अपनी साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे और भी बढ़ा रहा था, पर उसके बावजूद भी पीछे से आती वो आवाज़ जैसे मेरे और भी करीब आ गई थी। अब ऐसा लगने लगा था जैसे कोई सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा है। इसलिए मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। ठंड अब सिर्फ मौसम की नहीं रह गई थी, वो डर की ठंडक बन गई थी। और तभी अचानक सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। एक पल को ऐसे लगा शायद सब कुछ मेरे मन का वहम था, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो पल जैसे ठहर गया, क्योंकि मेरे सामने घने अंधेरे में एक आकृति थी। एक काले घोड़े पर बैठा कोई शख्स। वो शरीर पूरे काले कपड़ों में था, लेकिन सिर, उसका सर नहीं था। गर्दन से नीचे लटका मांस और टपकता खून साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे अभी अभी काटा गया हो। उसे देखकर मैं पत्थर की तरह वहीं रुक गया। आवाज तक नहीं निकल रही थी, यहाँ तक कि सांसें भी रुक गई थी। हालांकि वो आकृति कुछ नहीं कर रही थी, बस वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही जैसे पूरा माहौल जम गया था। फिर वो अचानक धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। एक एक ठप ठप की आवाज जमीन को चीरती हुई मेरे कानों में गूंज रही थी। उसको अचानक से अपनी ओर बढ़ता देखकर मैंने पूरी ताकत से साइकिल मोड़ी और उल्टी दिशा में भागने लगा। रास्ता कटा कटा था और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन अब सिर्फ जान बचाने की बात थी। पीछे से आती घोड़ों की खुरों की आवाज़ वो अब भी बंद नहीं हुई थी, बल्कि वो और भी तेज होने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे खेल रहा हो। पास आकर फिर दूर जाता और फिर अचानक पास आ जाता, पर मैं किसी भी हाल में नहीं रुका। मैं बस भागता रहा, बार बार गिरता पड़ता, करते फटते हुए, शरीर को छीलते हुए मैं बस भागता रहा। साइकिल वगैरह मैंने सिर्फ रास्ते में ही छोड़ दिया था। उस रात मैं बाल बाल बचते हुए गांव की सरहद तक पहुंचा। जब मैंने गांव की रोशनी देखी तो जैसे मेरे अंदर एक अलग सी जान आ गई। पर फिर एक और अजीब सी चीज़ तब हुई
जब मैं गांव की सीमा में दाखिल हुआ, क्योंकि जब मैं गांव की सीमा के अंदर पहुंचा तो सब कुछ एकदम शांत हो गया। न खूरों की आवाज़, न किसी की आहट, लेकिन मेरा शरीर वो अब भी डर के मारे कांप रहा था और कपड़े जो थे वो मिट्टी और खून से सने हुए थे। उस हादसे को हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस जंगल के पास से गुजरते वक्त एक सर्द हवा चलती है और दूर कहीं से ठप ठप की आवाज़ कानों में गूंज जाती है, जैसे वो घुड़सवार अब भी वहीं है, इंतज़ार में किसी और के अकेले लौटने की। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटनाएं जो कि सतीश और नवल जी के साथ घटी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।